आई नो मार्केट बहुत बुरा चल रहा है और मार्केट ऐसा चलेगा नहीं, हमेशा ऐसा मार्केट रहेगा नहीं। मैंने बहुत सारे अपने पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ऐसे मार्केट ट्रेंड्स देखे हैं जब बहुत बुरा मार्केट, बहुत गंदी गंदी गिरावट मैंने स्टॉक मार्केट में देखी है। लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी खत्म होती है ना, स्टॉक फिर से चलते हैं, स्टॉक मार्केट फिर से संभलता है। बस फर्क यहाँ आ जाएगा इस मंदी के बाद, इस गिरावट के बाद, अगर कोई स्टॉक फंडामेंटल ग्राउंड्स पे ठीक नहीं है, फंडामेंटली अगर स्टॉक वीक है ना, तो उसकी रिकवरी नहीं जल्दी हो पाएगी। बाकी अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कोई अच्छे फंडामेंटल वाले गुड स्टॉक्स हैं जिनके पीई वैल्यूएशन जस्टिफाइड हैं, उस तरह के स्टॉक्स इस मार्केट में भी आप देखना सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन जो भी 2023-24 की जो तेज़ी थी, उसमें जो स्टॉक भागे दौड़े थे और गंदी तरीके से जिनमें चाल थी बिना सिर पैर के, उनके पी वैल्यूएशन 300 और 400 हो गए थे ना, उन स्टॉक्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है और आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस का ही होगा। फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनको अगर आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है ना, इन सारे फंडामेंटल्स का ध्यान करने के बाद आप स्टॉक में अगर एंट्री करते हैं तो मार्केट चाहे जैसा हो, आपका पोर्टफोलियो भी, आपका स्टॉक भी संभला रहेगा और ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री मनीषा पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले बोलूंगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाते जाते मेरी वीडियो लाइक करके जाना। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको मिलने वाला है स्टॉक मार्केट का एकदम ऑथेंटिकेटेड नॉलेज, क्योंकि मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं शेयर मार्केट को डील करते वक्त जो मेरी फीलिंग्स होती हैं, जो मेरा नॉलेज होता है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जिससे मैंने इस स्टॉक मार्केट की जर्नी को सक्सेसफुल बनाया, वही चीज़ें मैं आपको आपसे अपने चैनल के थ्रू शेयर कर रही हूँ। तो बिना देरी के अब चलते हैं अपने स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस पे। मेरी ये सीरीज़, मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने प्रिपेयर की है जो न्यू कमर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में कोविड के बाद आए हैं और जिन्हें फंडामेंटल एनालिसिस करना है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में करना क्या है उन्हें यही नहीं पता। वो फंडामेंटल करना चाहते हैं उल्टे सीधे कहीं से भी, किसी भी वेबसाइट से वो कोई भी रेशो देख के, कुछ भी देख के, और वो जाके स्टॉक ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है ना, तो आप ये मान लो कि आप जब तक स्टॉक को जो फंडामेंटल करने का प्रॉपर तरीका है ये किए बिना स्टॉक एंट्री अगर आप करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट में, और वो भी ऐसे मार्केट में जब अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के साथ बुरे से बुरा इस वक्त हो रहा है, तो आप धोखा खा जाएंगे शेयर मार्केट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टॉक के पैरामीटर, स्टॉक के कौन कौन से पैरामीटर आपको भी देखने हैं। तो सबसे पहले अपना पैरामीटर आता है पीई रेशो, जिसका फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसको कहते हैं ना कि एकदम प्राइम पैरामीटर है, इसको तो आपको मिस ही नहीं करके चलना। ये वाला पैरामीटर वो पैरामीटर है जो अगर आपने लेते हुए मिस्टेक कर ली तो पॉसिबली आपके उस किसी भी स्टॉक में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब भी बुल रन आता है ना, तब स्टॉक अपने वर्थ प्राइस से 50-50, 100-100 गुना, और इनफैक्ट मैंने तो ये देखा था कि 600-700 के पी पे भी स्टॉक ट्रेड करने लगे थे 2024 में। तो अब वो टाइम है, अब वो मंदी का टाइम है, और ये टाइम में जो स्टॉक बिना सिर पैर भागे दौड़े थे ना, उनके प्राइस एडजस्ट होने का टाइम है। मंदी के दौरान आप जब भी देखेंगे ना कि बुल रन में जो भी स्टॉक अपने वर्थ प्राइस से आगे, बहुत ज़्यादा आगे चला गया था, वो कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेट होते हुए या फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए आपको दिखेगी। तो पीई रेशो एक वो पैरामीटर है जो आपको स्टॉक को लेते वक्त बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ ना, तो फॉर्मूला आता है शेयर प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है ये मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक में समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि उस कंपनी का एक शेयर, जितनी मार्केट रेट है, जो मार्केट में भाव है, जो प्राइस आप उसका पे कर रहे हो जब भी आप डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो उस कंपनी के एक शेयर का वो प्राइस
उसको डिवाइड किया गया है कि उस कंपनी का एक शेयर एक्चुअली जब वो कंपनी बिजनेस करती है तो उस कंपनी का एक हिस्सा, शेयर क्या है, एक कंपनी का एक हिस्सा ही तो है, तो उस कंपनी का एक हिस्सा एक्चुअली अपने बिजनेस से कमाता कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में एंट्री कर ली, किसी ऐसी कंपनी में आपने हिस्सेदारी ले ली जिस कंपनी का मार्केट भाव बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वो कंपनी बिजनेस कितने का कर रही है, ये बिल्कुल वही बात होगी आप एप्पल लेने के लिए जाते हैं और आप एप्पल को जो उसका एक्चुअल रेट है वो 100, 150 और 200 रुपए किलो रहा करता है, लेकिन आप वो एप्पल का प्राइस 1000 रुपए दे के आते हैं। तो उस केस में पीई रेशो ही वो रेशो होता है जो आपको ये बताता है कि आप वो एप्पल 100 रुपए किलो लेके आए हैं, 200 रुपए किलो लेके आए हैं, या आप 1000 रुपए किलो का एप्पल लेके और ठग के आ गए हैं मार्केट से। तो शेयर बाजार भी शेयर्स का एक मार्केट ही है जहां पे अलग अलग कंपनीज के, आप यूं समझ लो, जहां पे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं और वो शेयर्स हमें एनएसई और बीएसई के थ्रू मिलते हैं। उनका भाव हम सिर्फ देखते हैं कि शेयर में कितना भाव, अभी कितना प्राइस चल रहा है, हमें ये लेना है कि नहीं लेना, लेकिन बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए, बिना कंपनी का बिजनेस देखे कि उसका बिजनेस, उस कंपनी का बिजनेस एक्चुअल इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में बिजनेस किस तरह का कर रहा है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना होगा। अगर कोई एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब उस कंपनी के जो एक हिस्सा है वो काम कितना कर रहा है, वो कितने पैसे से कितनी अर्निंग जनरेट कर रहा है, वो कंपनी के लिए कितना प्रॉफिट कमा के ला रहा है, जब तक आपने ये नहीं देखा, और एक ऐसी कंपनी जिसका ईपीएस बहुत कम है, जिसका पर शेयर अर्निंग बहुत कम कर रहा है, जिस कंपनी का बिजनेस कम हो रहा है और उस कंपनी का भाव आप दे के आ रहे हो 1000 रुपए और 10,000 रुपए, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी। तो अगर मोटा मोटा बात करें ना, तो शेयर महंगा है या सस्ता है, ये इसका माप है। अगर मोटा मोटा बात करें तो आप एक एप्पल को 100 रुपए किलो में लेके आए हो या 1000 रुपए किलो में लेके आए हो, ये मापने का तरीका है पीई रेशियो। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डीप किसी भी पैरामीटर में आपको फंसना नहीं है। कौन से किस पैरामीटर, देखो ये डिपेंड करेगा कौन से सेक्टर का, किस तरह का पी पे आपको स्टॉक लेना और किस तरह के पी पे आपको स्टॉक नहीं लेना। ये मेरी एडवांस क्लास का पार्ट है जिसमें सेक्टर में किस पीई पे आपको प्राइस, किन भावों पे शेयर्स ले लेने चाहिए और किन शेयर्स और किन सेक्टर्स में आपको कितना भी लालच आ रहा हो, कितनी भी अच्छी न्यूज आ रही हो, लेकिन अगर स्टॉक का पीई इतना है तो आपको नहीं लेना चाहिए। वो डिपेंड करेगा सेक्टर टू सेक्टर और उस सेक्टर का उस साल का किस तरह का रुझान है। वो सारी चीजें मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की एडवांस क्लासेस में डिस्कस करती हूँ। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन ना करना चाहें तो आपके लिए उसके बाद भी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आखिर पी रेशो होता क्या है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पी रेशो की अगर बात करें ना, तो मोटा मोटा पी रेशो बस यही है कि आप कोई चीज खरीदने गए हैं और आप उस चीज का क्या भाव दे के आए हैं, क्या आप उस चीज को महंगा लेके आए हैं या आप उस चीज को सस्ता लेके आए हैं। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का एप्पल और 100 रुपए किलो में लेके आ गए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक अच्छा सामान बहुत अच्छे रेट पे लिया है। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी का एप्पल 1000 रुपए किलो और 10,000 रुपए किलो में लिया है तो मतलब आप ठग के आ गए हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो जब भी आप स्टॉक चूज कर रहे हैं, पी रेशो पे आपको बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर पे, और सेकंड पैरामीटर होगा अपना अर्निंग पर शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, बुल रन हो, बेयर रन हो, कंपनी नेशनली ट्रेड कर रही है, इंटरनेशनली ट्रेड कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, अगर उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा है ना, चाहे मार्केट जैसा भी हो, वो कंपनी सस्टेन कर जाएगी, उसके प्राइसेस सस्टेन कर जाएंगे। और 10-12 साल अगर आप एक अच्छे अर्निंग पर शेयर वाली कंपनी को रखते हो तो उस केस में वो कंपनी आपको कुछ अच्छे रिटर्न भी दे सकती है। अगर किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर आपको पहचानना आता है तो अर्निंग पर शेयर होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है।
मतलब एक कंपनी, अगर कंसेप्ट आपको समझाऊं तो एक कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, वो जो भी बिजनेस करती है, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, चाहे वो आईटी स्टॉक हो, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक हो, वो जो भी बिजनेस करती है उस बिजनेस से वो कितना प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम है, ये प्रॉफिटेबिलिटी जब हम नापेंगे ना तो वो पैरामीटर अपना आता है ईपीएस के रूप में। अगर ईपीएस के फॉर्मूले की बात करें तो इसका मोटा मोटा फॉर्मूला जो है ना वो है नेट इनकम ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से कंपनी के एक्सपेंसेस काटने के बाद, मतलब कंपनी जितने का भी वो जो भी वो कंपनी बनाती है उसका वो प्रोडक्ट बिकने के बाद उस कंपनी के टोटल खर्चे उसमें से आपको माइनस करने के बाद जो आता है वो आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने पे, कंपनी डिवाइड किससे करना है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स इस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जब कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसमें से डिवाइड किया जाता है तब जाके हमें अर्निंग पर शेयर आता है। मोटा मोटा ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है। जैसे पी रेशो आपको ये दर्शाएगा कि वो शेयर वो आप महंगा लिए हैं कि सस्ता लिए हैं, आपको ईपीएस ये दिखाएगा कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। इसको नजरअंदाज किए बिना आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर ही नहीं सकते। आप एक अच्छी कंपनी चूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक नहीं करेंगे ना तब तक उस केस में आप ये समझ लेना कि आप एक अच्छे बिजनेस में एंटर नहीं कर रहे हैं। और जब तक एक अच्छा बिजनेस आपके पास नहीं होगा ना तो कंपनी का भाव आपको कभी भी वो सस्टेनेबल रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक अच्छी सस्टेनेबल कंपनी जिसका शेयर प्राइस जिसका अर्निंग पर शेयर टाइम के साथ बढ़ेगा ना, केवल वही कंपनी आगे 10 साल बाद भी अपने भाव पे टिकी रह पाएगी, बढ़ पाएगी, रिटर्न दे पाएगी। लेकिन अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन से इंपैक्ट होते हैं साल दर साल, तो उस केस में कंपनी कभी भी लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं होती है। कंपनी के फंडामेंटल वीक होते हैं और जैसे ही बेयर रन आएगा और जैसे ही मार्केट गिरेगा तो उस दशा में वो कंपनी आपको नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखाई देगी, आपको वो कंपनी लॉस करवाते हुए दिखाई देने लगेगी। तो ईपीएस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किस तरह से किसी कंपनी का ईपीएस चेक करते हैं, कितना इजीली कहां आपको ईपीएस मिल सकता है और किस तरह के सेक्टर में, किस तरह की कंपनी में ईपीएस को किस तरह से वॉच करना है और आगे कंपनी का फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करें, ये सारी चीजें मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के एडवांस क्लासेस का पार्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है नेगेटिव पी। अगर आप देखते हैं ना तो इसका क्या मतलब है, बहुत सारी कंपनीज में आपको पी रेशो नेगेटिव मिलेगा। जैसे ही आप किसी कंपनी का पी रेशो नेगेटिव देखेंगे ना, सबसे पहले तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। नेगेटिव पी के 2-3 मतलब होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर इन 2-3 मतलब अगर आपको समझ में आते हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, वो कंपनी के मार्जिन्स लगातार कम होते जाएंगे। तो पहला वो क्राइटेरिया है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं रही है। मतलब कोई भी बिजनेस है अगर वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, जितना वो कमा रही है वो कंपनी उससे ज्यादा उसके खर्चे हो जा रहे हैं, उससे ज्यादा उस पर टैक्स लग रहा है या उससे ज्यादा उसको ब्याज भरना पड़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें किसी कंपनी के साथ है ना तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी। टैक्स देते देते, ब्याज भरते भरते और कंपनी एक्सपेंस उठाते उठाते एक दिन कंपनी को अपना शटर डाउन करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंपनीज के प्राइसेस ना तो फ्यूचर में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनफैक्ट टाइम के साथ साथ इस तरह की कंपनी के शेयर्स आपको धोखा दे सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव पी देखेंगे ना तो उसका सबसे बड़ा यही मतलब है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म का पैसा लगाना है तो डेफिनेटली वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस ही उस कंपनी के शेयर को ऊपर की तरफ ले जाने में सक्षम होगा। नेगेटिव पी जैसे ही आप देखोगे ना तो आपको ये समझना ही होगा कि
क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी को लगातार लॉस पे लॉस दर्ज हो रहा है। एक लॉस पे लॉस दर्ज कराती हुई कंपनी एक ऐसा बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी उस कंपनी को बंद होना ही पड़ेगा, और ऐसे में जो आपने अपना अमूल्य पैसा उस कंपनी में लगा रखा है ना, वो रिस्क पे चला जाएगा। तो आपको ऐसी रिस्की जगहों पे वो पैसा अपना नहीं लगाना है। किसी भी वजह से वो बिजनेस लॉस मेकिंग हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार प्रमोटर्स आपके साथ धोखा कर रहा होता है, वो उस कंपनी को बस रिटेलर्स को चिपका रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा प्लेयर, वो जिस भी सेक्टर का कंपनी थी उससे कोई बड़ा प्लेयर उसी से अच्छा कंपैरेटिव माल और मार्केट में उतार देता है, और वो भी कम प्राइसेस पे। तो उसके वजह से भी उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वायबल नहीं रह जाता। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी कंपनी के बिजनेस के ग्रो कराने और उसकी डी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर डी ग्रोथ करती हुई कोई कंपनी है, नेगेटिव पी वाली कोई कंपनी है, तो वो हमें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखनी। हमें अपने पोर्टफोलियो में अच्छे ग्रोइंग बिजनेस ही केवल अपने पोर्टफोलियो में उनको जगह देनी है, ताकि हमारा पोर्टफोलियो भी समय के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे, समय के साथ ग्रोथ करता हुआ दिखाई। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब कंपनी लॉस पे लॉस दर्ज करवाती जाती है और कोई भी वजह नहीं रह जाती कि कंपनी का शेयर उन जगहों पे खड़ा रहे, उन जगहों पे सस्टेन करे, और फिर आ जाता है बेयर मार्केट, मंदी का मार्केट, तो उस टाइम में आपको स्टॉक के भाव बिल्कुल क्रैश होते हुए दिखाई देंगे। तो जो भी नेगेटिव पी वाली कंपनीज है ना, आप देख भी रहे होंगे इस वक्त 70-80% स्टॉक टूटे हुए हैं। तो उसका यही रीजन है कि उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल इश्यू है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेगेटिव पी उस कंपनी का अगर है, डेफिनेटली वो कंपनी एक दिन बैंक करप्सी के कगार पे पहुंचने वाली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस पे लॉस दर्ज करा के कब तक कोई भी बिजनेस सस्टेन कर सकता है, कब तक कोई भी बिजनेस उसके रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंसेस वाले पैरामीटर पे सस्टेन कर सकता है, जिंदा रह सकता है, ये आपको सोचना समझना और देखना पड़ेगा। तो कोई भी स्टॉक आपको नेगेटिव पी वाला दिखे तो डेफिनेटली आपको इस तरह के स्टॉक को पोर्टफोलियो में होल्ड करने से बचना है। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस आता है और चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे से आते हैं, ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा शौक है, छोटा मोटा पैसा खोने में डर नहीं लगता, स्टॉप लॉस लेने में तकलीफ नहीं होती, तो डेफिनेटली आप इस तरह के स्टॉक को छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन न्यू रिटेल इन्वेस्टर जिसको छोटा छोटा पैसा भी स्टॉक मार्केट में लगाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, उनको इस तरह के स्टॉक से बहुत बहुत दूर रहना है। शुरुआत आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में, लॉन्ग टर्म गुड फंडामेंटल वाली कंपनीज में लॉन्ग टर्म निवेश के साथ ही आपको करना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, और वो है अपना पीईजी रेशो। पीईजी रेशो क्या होता है, अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आपको पीई रेशो से भी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पीईजी रेशो का सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला है अपना पीई रेशो डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ दैट स्टॉक ऑफ दैट कंपनी। कोई भी कंपनी का पी रेशो को उसके पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ, मतलब अगर कोई भी कंपनी आज जो भी बिजनेस कर रही है वो पोटेंशियली वो फ्यूचर में कितना और ग्रोथ कर सकती है, क्या वो कंपनी केवल मार्जिन जो आज है उतना ही मार्जिन आज से 10 साल बाद भी रहेगा, या कोई ऐसी कंपनी है जो आज अगर 10 रुपए कमा रही है तो आज से 10 साल बाद वो 1000 रुपए कमाने लगेगी। तो पोटेंशियल कितना है उस कंपनी में ग्रोथ का। तो जब भी हम पीई रेशो से डिवाइड करेंगे उस पोटेंशियल ग्रोथ को, तो हमें जो पैरामीटर मिलता है ना, वो मिलता है पीईजी रेशो। ये सच कहें तो ये आपको एक हाई पीई वाले स्टॉक का प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। अगर आपने कोई स्टॉक महंगा ले भी लिया, लेकिन अगर वो कंपनी आज से 10 साल बाद अपने रिटर्न्स को 10 गुना या 100 गुना करने की हिम्मत रखती है, तो उस केस में अच्छे पीईजी रेशो वाली कंपनी को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पीईजी रेशो कहीं ना कहीं आपको किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टॉक का एक कंप्लीट पिक्चर दे देगा कि आज का जो इसका पीई रेशो है, क्या ये इसी तरह से ग्रोथ करता रहेगा जो आज की मार्केट कंडीशंस के आधार पे इस कंपनी ने पी लिया है, और आज जिन कंडीशंस पे ये सस्टेन्ड है, क्या यही आज से 10 साल बाद भी ये कंपनी की ये वाली ग्रोथ और ये वाला कंपनी के स्टॉक प्राइसेस आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे या नहीं। तो यूजुअली जब भी, ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात, लेकिन जब भी आप पीजी रेशियो को देखोगे ना, तो या तो ये आपको लेस देन 1 मिलेगा, या ये आपको इक्वल टू 1 मिलेगा, या फिर आपको ये अबव 1 मिलेगा। तो
इसका क्या मतलब होता है? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है ना, तो दैट मीन्स वो कंपनी अपने फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से आज की डेट में भी सस्ती है। अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो आपको 1 से कम मिलता है, मतलब फ्यूचर में जो कंपनी अर्निंग करने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा अर्निंग करने वाली है। अगर अभी वो स्टॉक महंगा भी है तो भी आप उसे ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको पीईजी रेशियो इज इक्वल टू 1 दिखता है, तो दैट मीन्स वो कंपनी, आप ये समझ लेना कि ये कंपनी का एक फेयरली जस्टिफाइड प्राइस है, मतलब ये ओके प्राइस है, इस प्राइस पे स्टॉक लिया जा सकता है। 1 से नीचे मिले मतलब वो कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन आना बाकी है, वो कंपनी अभी बहुत ग्रोथ करेगी। 1 मिलता है मतलब फेयरली वैल्यूड है। लेकिन अगर आपको 1 से अबव आपको पीईजी रेशियो मिलता है ना, तो उस केस में कंपनी उतनी ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है। वो कंपनी अपने आगे आने वाले 4, 5, 8, 10 सालों का हो सकता है जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ऑलरेडी उसमें एडजस्ट हो रखा है, ऑलरेडी वो प्राइस एप्रिसिएशन उनका ले चुकी है अगले 5 साल की अर्निंग का और अगले 10 साल की अर्निंग का। तो पीईजी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितना ही पी रेशियो है ना, उतना ही आपको पीईजी रेशियो पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितना कम हो उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा पीईजी रेशियो होगा ना, उतना ज्यादा वो कंपनी आपको फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से महंगी लेते हैं आप। कभी कभी किन्हीं केसेस में आपको पीईजी रेशियो नेगेटिव भी दिखाई देगा। तो इस पीईजी रेशियो के नेगेटिव होने का साफ साफ ये मतलब है कि कंपनी आज नेगेटिव अर्निंग्स जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज आ रहे हैं, कंपनी के बिजनेस से जो पैसा कंपनी के खाते में आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा कंपनी इस वक्त एक्सपेंसेस कर रही है, एम्प्लॉयज को सैलरी बांट रही है, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, या और अलग तरह के जितने भी खर्चे हैं ना, तो कंपनी के एक्सपेंसेस कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपनी की रेवेन्यू के। तो अगर पीईजी रेशियो नेगेटिव मिलता है ना, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है। इस तरह का स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, क्योंकि इस तरह की पहली बात तो ये कि कंपनी की जो करंट रेवेन्यू है वो ही उतनी नहीं आ पा रही जितना कंपनी का इस वक्त खर्चा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और वजह से पीईजी रेशियो आपको नेगेटिव होते हुए दिखेगा कि कंपनी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ नेगेटिव हो जाए। मतलब आज हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, आज किसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे वो कंपनी खड़ी है, तो बेशक आज वो कंपनी खड़ी रह सकती है, लेकिन आज से 5 साल बाद उस कंपनी का बिजनेस हर्ट होने वाला है, उस कंपनी में कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है, उस कंपनी में कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस तरह से नेगेटिव पीई रेशियो वाली कंपनीज भी आपको धोखा दे सकती हैं। नेगेटिव पीईजी रेशियो वाली कंपनीज में फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल आपको नेगेटिव होते हुए दिखाई देगा। मतलब उस कंपनी में कोई बड़ा जर्क लगने वाला है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आज बेशक अच्छा चल रहा हो सब कुछ, आज बेशक रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हो, आज बेशक अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा आ रहा हो, आज बेशक पी रेशियो बहुत अच्छा हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी का बिजनेस स्लो होता जाएगा और वो कंपनी फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो पीईजी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर आप इसको नजरअंदाज करके चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भर लेंगे। और ओवर वैल्यूड स्टॉक के साथ दिक्कत ये है कि ओवर वैल्यूड होने के बाद स्टॉक आगे चलना संभव नहीं हो पाता है। वो स्टॉक ऑलरेडी अगले 2, 3, 4, 5 साल की जो भी अर्निंग पोटेंशियल होगा ना, उसको वो ऑलरेडी वो प्राइसेस में अब्सॉर्ब करके बैठा है। तो इस तरह के स्टॉक ले लेने से भी पोर्टफोलियो में अपने रिटर्न्स अच्छे नहीं आते। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि मार्केट चाहे जैसा हो, लेकिन अब आपका पोर्टफोलियो टाइम के साथ ग्रो करना चाहिए। आपको अच्छी अच्छी कंपनीज में, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का अगर आपका मन है, तो मेरी ये वाली पैरामीटर की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अगर इस तरह के पैरामीटर्स को ध्यान में रख के अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस करके, हालांकि अभी मुझे इसमें और बहुत सारे पैरामीटर्स आपको बताने हैं, तो इस तरह से अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई स्टॉक लेते हैं, कोई स्टॉक चूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक लेते जाएंगे। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम ग्रो करेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपका पोर्टफोलियो भी उसी तरह से ग्रोथ करता जाएगा।
लेकिन अगर आपने फंडामेंटली गुड स्टॉक नहीं लिए, नहीं ध्यान किया पी रेशियो का, नहीं ध्यान किया पीईजी रेशियो का, नहीं ध्यान किया अर्निंग पर शेयर का, तो डेफिनेटली आप कैसा भी स्टॉक ले लें, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस लगा लेना, कितने भी टेक्निकल चार्ट्स पे एंट्री कर लेना, लेकिन अगर कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है तो वो कंपनी आपको धोखा दे जाएगी, वो कंपनी पोर्टफोलियो में रखने लायक नहीं होती है। इस तरह की कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देती हैं और यही हुआ भी है 2023-24 में। जो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ है, खास करके जो 2024 के बाद से रिटेल निवेशक को धोखा हो रहा है, लगातार स्टॉक वो जहां ले रहा है वहां से वो गिर रहा है। तो इसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं आपने कंपनी का ईपीएस चेक नहीं किया, आपने कंपनी का पी रेशियो चेक नहीं किया, या फिर कंपनी में आपने पीजी रेशियो चेक नहीं किया। आपने बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर के नाम पे इकट्ठे कर लिए, और आज वो मल्टीबैगर आज मंदी के मार्केट में, जब 2025 में जो मंदी चल रही है आज की डेट में, वो आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। मेरी जाते जाते अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके जाइए। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरा चैनल अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।